तो अभी धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को लग भी रही है, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी अपनी चेयर भी उठा लें, कोई और भी कर सकता है, थोड़ा आराम रहेगा। बिना संकोच के जगह बदल सकते हैं आप लोग, क्योंकि धूप बहुत है। और ऐसा भी कहा जाता है कि टैनिंग होने के लिए 20-25 मिनट काफ़ी हैं, और छुड़ाने के लिए बहुत टाइम लगता है, फिर उसमें से चाहे तो जगह बदल सकते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सतीश उपाध्याय जी, चेयरपर्सन न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और जैसा रजनी जी ने बताया कि फ्लावर मैन ऑफ दिल्ली, जिन्होंने दिल्ली की खूबसूरती बढ़ाई है और नए नए तरीके के फूलों से दिल्ली का और दिल्ली वालों का परिचय कराया। आपका बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, श्री डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रजनी अभी, प्रॉक्टर एंड चेयरपर्सन फ्लावर शो, प्रोफेसर नीरा अग्निमित्रा, कन्वीनर सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमेटी, प्रोफेसर रूपम कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, सेक्रेटरी गार्डन कमेटी, हेड्स, डीन्स, respected teachers, principals, invited guests, and my dear students. First of all, आज कितना सुंदर सा माहौल है। अभी सतीश जी कह रहे थे कि सामने जो यूनिवर्सिटी का जो लोगो है वो कितना सुंदर फूलों से बना है, तो अचानक मेरी भी निगाह गई, तो मुझे लगा कि बहुत ही सुंदर है, और जिन लोगों ने बनाया है उन सबको बधाई। चाहे तो G20 देखो, चाहे 100 साल का देखो, चाहे 65th एनुअल फ्लावर शो लिखा देखो, कितना सुंदर दृश्य है। कुछ बनाने वालों का कमाल है और कुछ फूलों का कमाल है। और ये 65वां फ्लावर शो है, उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को बहुत सारी बधाई। शताब्दी वर्ष है दिल्ली विश्वविद्यालय का, और इस शताब्दी वर्ष में इस गार्डन का नाम भी बदला, और अब ये गार्डन हो गया गौतम बुद्ध शताब्दी गार्डन, और मैं गौतम बुद्ध शताब्दी गार्डन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दूसरी बात है कि गार्डन कमेटी का भी अभिनंदन, प्रोफेसर रूपम कपूर जो सेक्रेटरी हैं गार्डन कमेटी की, प्रोफेसर रजनी अभी, और जितने लोग इस टीम में हैं जिन्होंने इतना सुंदर और विहंगम दृश्य हमारे लिए बनाया है। जो मेहनत हुई होगी वो देखने से नजर आती है। और जब हम एंटर कर रहे थे तो एक मन में एकदम भाव आया कि क्या बात है, ये जो क्या बात है का भाव है वो आया, और ऐसा मन भी खुश हो गया, मन खुश हो गया। इसके लिए इन सबको बधाई। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, कॉलेजेस जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उनके कोऑर्डिनेशन से, उनके सिंक्रोनाइजेशन से हो पाया, उनके लिए भी बहुत सारी बधाई। फूलों का उत्सव है तो फूल तो मन में खुशी देते हैं, उमंग देते हैं, उत्साह देते हैं। किसी को फूलों को देख के यहाँ जितने भी लोग हैं, निराशा आती है क्या कभी? मुझे लगता नहीं कि किसी को आती होगी। कोई दुख आता है क्या फूलों को देखकर? नहीं आता है। खुशी आती है उनको देखकर। ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ अच्छा करने की चाह आती है। इसीलिए जब किसी को आशीर्वाद देना होता है, कई बार कहते हैं कि तुम्हारा जीवन फूलों सा हो, तुम्हारा जीवन फूलों सा हो। इसका मतलब दूसरों के काम आने वाला हो, दूसरों को आपसे मिलकर अच्छा लगे, दूसरों को आपसे मिलकर मजा आए। ये फूलों से हमको सीखना होता है। छोटा सा, सबको खुशी देने वाला सबका जीवन हो, ऐसी प्रेरणा हमको फूलों से मिलती है, और वो हमको लेना भी चाहिए। एक और चीज आजकल हमने सोची है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फूलों को कम से कम तोड़ा जाए। अगर फूलों को स्टेज पे भी सजाना है तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि गमलों के साथ ही सजा लिया जाए। तो गमलों से क्या होगा कि जब वो कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो गमले फिर से और कहीं रखे जा सकते हैं, जिससे क्या होगा, फूलों का जीवन बढ़ेगा। अगर हम तोड़कर जब गुलदस्ता बनाते हैं और देते हैं तो उसी समय वो उसका जीवन कम हो जाता है, लगभग खत्म हो जाता है वो जीवन। तो मैं गार्डन कमेटी की तरफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ गाइडलाइंस इसके लिए बनाएं, जिससे कि फूलों के छोटे छोटे गमले, बड़े साइज के गमले, और उनके उस तरह के स्टैंड्स बन सकते हैं, जिससे कि सारी सजावट जो है, आप यहाँ देखिए, मेरे ख्याल से सब गमलों से हुई सजावट है। तो इन्होंने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स इसको फॉलो करें, और उसमें जो भी सहायता चाहिए, टेक्निकल नो हाउ चाहिए, तो हमारी गार्डन कमेटी उनको देगी,
ताकि आगे से फूलों को कम से कम तोड़ा जाए। ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए और बहुत बहुत अच्छा रहेगा, जहां तक आवश्यक हो वहीं तक। क्योंकि ये जो नेचर है, देखिए मन में अब प्रकृति को देख के, नेचर को देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो केवल देती है अपने बच्चों को, देने का काम करती है, और उसके संदेश को समझना चाहिए और उसको समझने का मन होना चाहिए। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है बहुत अच्छा, वो कहते हैं कि हम सायादार पेड़, सायादार बोलते हैं छायादार को, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। यानी किसी भी स्टेज पर आपका जीवन उपयोगी रहे, ऐसा हमको यहां लगता है, और यही शायद इन कार्यक्रमों को कराने की भी सार्थकता है। इतनी तरह के फूल अच्छे तो लगते ही हैं, और सबसे अच्छी बात क्या, यदि आज जो परिस्थितियां हैं, अगर फूलों से कोई कैरियर भी बनाना चाहे तो वो भी बन सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल अच्छे अच्छे लगते हैं, इसको अच्छे लगने के पीछे मेहनत एक बात है, दूसरा कि क्या हम इसमें कैरियर बना सकते हैं, क्या नए बच्चों के जीवन का भविष्य इससे बन सकता है क्या। तो एक कहानी है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है चायल, उसमें एक छोटा सा गांव है मगोह। तो छोटे से गांव चायल के मगोह गांव के किसी किसान ने सोचा कि फूलों की खेती की जाए। पहले सब्जियां उगाते थे वो, फूलों की खेती की जाए तो उनको कोई सहायता भी मिल गई कि महाराजा पटियाला के जो गार्डन है वहां पे कोई काम करते थे, उनका नो हाउ भी मिला इसमें। तो उन्होंने फूलों की खेती शुरू करी। 1998 की ये बात है, और आज उनके गांव से हर साल 40 करोड़ के फूल जाते हैं। एक गांव से 40 करोड़ के फूल जाते हैं। तो जब एक हिमाचल के गांव से, कोई हिमाचल का जो मौसम है फूलों के लिए बहुत ही उपयोगी मौसम है, दिल्ली में भी उपयोगी है, अलग तरह के फूलों का मौसम उपयोगी है, लेकिन हिमाचल में क्या है कि जैसे हॉलैंड की बात है, हॉलैंड के फूल भी हिमाचल में बहुत अच्छे से हो सकते हैं। तो दूसरे गांव भी उत्साहित हुए हिमाचल के, और आज हिमाचल से करीब करीब 200 करोड़ से ज्यादा रुपए का कारोबार केवल फूलों का होता है। तो अगर हम कोई चीज सीख सकते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए। तो वहां हिमाचल में एक हॉलैंड के एक्सपर्ट्स गए, तो उन्होंने कहा कि आप खुले में क्यों फूल उगाते हो, फूलों को अगर हम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उगाएंगे तो इसकी यील्ड भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बेहतर होगी, और जो कभी कभी कीड़ा लग जाता है या कुछ और हो जाता है वो भी नहीं होगा। तो उनको प्रोटेक्टेड फार्मिंग कैसे सिखाई जाती है, पॉली हाउसेस के द्वारा, वो सिखाई गई। और आज हिमाचल प्रदेश ने भारत में एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से फ्लोरिकल्चर की जा सकती है। तो दिल्ली में भी हमको सीखना चाहिए। अब हिमाचल से आए फूलों से ही तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमको अपने मौसम के अनुसार, अपने हिसाब से, और दिल्ली विश्वविद्यालय में फूलों का मौसम है तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन सारा साल इस तरह से करें जिससे कि सबकी सेहत भी अच्छी रहे और मन भी इसमें अच्छा रहे। हॉलैंड ऐसा देश है, अभी सतीश उपाध्याय जी बता रहे थे कि वो गए थे एक बार हॉलैंड, जहां पर फूलों का कारोबार होता है। उसको कई बार ऐसा भी बोलते हैं वॉल स्ट्रीट ऑफ फ्लावर्स। लाइक वॉल स्ट्रीट शब्द आया स्टॉक मार्केट से, न्यूयॉर्क से। तो अगर फ्लावर्स का कोई वॉल स्ट्रीट है तो वो हॉलैंड देश है। चाहे फूलों के बेचने की बात हो, चाहे फूलों पे रिसर्च करने की बात हो, चाहे फ्लोरिकल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बात हो। तो सबसे ज्यादा ट्यूलिप की खेती हॉलैंड में होती है, और सतीश उपाध्याय जी दिल्ली में भी ले आए उसको, आपके लिए बहुत बहुत बधाई उसकी। आप जो लोग इसमें कैरियर या बिजनेस बनाना चाहते हैं, थोड़ा डेटा शेयर करूंगा आपको कि ग्लोबल जो फ्लावर डिमांड्स हैं वो करीब करीब 90,000 करोड़ की है। दुनिया में फ्लावर्स की डिमांड 90,000 करोड़ की है, और हमारा केवल कंट्रीब्यूशन भारत का 1% है, सिर्फ 1% है। और हम हैं कितने सारे, दुनिया की 18 से 19% की पॉपुलेशन है। अगर 18 या 19% का, तो हमारा जेन्युइन शेयर इसमें होना चाहिए। तो कितना बड़ा मार्केट है जो कि अनटैप्ड है, जहां पर कि हम अपना प्रयास कर सकते हैं। और फ्लावर्स जो हैं भारत में हम बहुत सारे ना इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं। 2016 में जो मेरे पास डेटा है अभी, 114 करोड़ के फ्लावर्स मंगाए, 17 में 134 करोड़, 18 में 136 करोड़। ये तो फ्लावर्स की बात हुई। दूसरा मंगाते क्या है, हम फ्लावर प्लांट्स मंगाते हैं। फ्लावर प्लांट्स की जो बात है, 2019 में 100 करोड़ रुपया खर्च किया, 2020 में हमने 60 करोड़ रुपया खर्च किया फ्लावर प्लांट्स को मंगाने के लिए। और सबसे ज्यादा ये जो मंगाते हैं हम थाईलैंड से मंगाते हैं। वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारे पर्पसेस के लिए थाईलैंड जाते ही रहते हैं, लेकिन हम फ्लावर्स भी थाईलैंड से मंगाते हैं। 36 करोड़ के फ्लावर्स हमने थाईलैंड से मंगाए। नीदरलैंड से हम 10 करोड़ के मंगाए हैं। यूएसए से भी 10 करोड़ का कारोबार होता है।
जापान, तंजानिया से भी भारत में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। और जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो हम यूएई में एक्सपोर्ट करते हैं, जापान में एक्सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सारा मंगाते हैं। तो मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं कि जो लोग भी हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में काम करते हैं और जो करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा भविष्य यहाँ बन सकता है। सो वी मस्ट एनकरेज फ्लोरिकल्चर इन एवरी हाउस होल्ड एंड मस्ट क्रिएट बिजनेस आउट ऑफ इट। ये एक बहुत अच्छा सा एरिया है जो कि अच्छा बिजनेस मिल सकता है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो खेती है आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा कि गेहूं, चावल, गन्ना की खेती बहुत आवश्यक है, पर ट्रेडिशनल खेती से ना कोई बहुत हालत सुधरती नहीं है। सिर्फ घर का खाना पीना ही चलता है, एक दो परिवारों का, इससे ज्यादा होगा तो वो भी नहीं चलता। लेकिन अगर हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करके करते हैं तो एक एरिया जो है वो है फ्लोरिकल्चर का एरिया है, जहां पे हम काम कर सकते हैं। तो वी शुड कल्टिवेट मार्केट ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हिमाचल में तो बहुत अच्छे से हो सकते हैं, ऑर्चिड्स हो सकते हैं, ट्यूलिप्स हो सकते हैं। ये तो हुई बिजनेस की बात। तो खुश रहना है तो फूलों जैसे बनो। हम सब चाहते हैं कि खुश रहें, तो फूलों जैसे बनो। खुश रखना है तो भी फूलों जैसे बनो। एक तो खुद खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। ये होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपकी वजह से लोग खुश हैं तो समझो कि आप तो खुश हो गए ही हो गए। वो बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, मेन प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए मुझे खुश होना है। कई बार होता है ना कि खुदा हमको इतनी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। खतावार समझेगी दुनिया तुझे, जरूरत से ज्यादा दिखाई न दे। कि भाई मेरे को ही खुश रहना है, बस बाकी मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो आप खुश रह तो सकते हो, पर वो स्वार्थ से जुड़ी खुशी बहुत स्थायी और लंबी नहीं होती। पर अगर आपकी वजह से लोग खुश होते हैं तो आप तो खुश होंगे ही, लंबे भी खुश चलेंगे, और आपका हित देखने के लिए बहुत सारे आपके पास में कारण भी होंगे। इसी कारण से ध्यान रखो, हमारी वजह से लोग मुस्कुराएं, हम किसी की मुस्कुराहट का कारण बने, ऐसा हमको फूलों से सीखना भी चाहिए। और एक बहुत ही, हम लोग जब भी फूलों पे कार्यक्रम होता है तो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता बचपन में हमने पढ़ी थी। सब लोग करते हैं कि एक फूल क्या सोचता है। पता नहीं वास्तव में ये क्या सोचते हैं, लेकिन कवि ने सोचा कि वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि उस समय तो देश था कि आजादी का आंदोलन था, तो उन्होंने उसको आजादी के आंदोलन से जोड़ दिया, क्योंकि राष्ट्रवादी कवि थे। तो आप सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी कविता। मैं बस कोट करूंगा ताकि कुछ को ध्यान रहे कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पे हरि पे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पे चढ़ भाग्य पे ठिलाऊं, मुझे तोड़ न लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यानी कि राष्ट्रभक्ति से फूलों को जोड़ा, क्योंकि फूल तो जब हम पैदा होने से लेकर अंतिम दिन तक, जब तक इस धरती पे हैं, हमारे साथ किसी न किसी रूप में जुड़े ही रहते हैं। वो जुड़े ही रहते हैं और अपने अपने तरीके से काम करते भी हैं। तो हम भी फूलों जैसा बने, उनसे सीखें, इसी कामना के साथ आप सभी का पुनः आभार। और इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने वाले जिन भी लोगों का इसमें परिश्रम है और जिन लोगों ने वास्तव में काम किया होगा, गार्डनर्स हैं हमारे, मैं उन सबको भी मन से, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आभार।